हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में बीआर पुस्तकालय अध्यक्ष में। तो आज हम अपना यूजीसी नेट पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की यूनिट नंबर 2 टॉपिक नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस। वैसे डीएसएसबी के फॉर्म निकल चुके हैं, तो प्लीज़ जिसने फॉर्म फिल नहीं करा है तो वहाँ पे फॉर्म फिल कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो चलिए हम अपनी आज का टॉपिक शुरू करते हैं, 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले रंगनाथन के माइंड में ये कब आया था, ये थॉट कब आया था कि हाँ मुझे एक बुक लिखनी है इससे रिलेटेड। तो 1924 में इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि हाँ इससे रिलेटेड, कि हाँ लाइब्रेरी से रिलेटेड। ओके, 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। 1928 में वो बुक को कंप्लीट कर देते हैं कि हाँ वो जो 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस है कब कंप्लीट हो गई थी लिख कर, मतलब पूरी बुक कब कंप्लीट हो गई थी, वो 1928 में हो गई थी। और ये इस्टेब्लिश कब होती है, ये इस्टेब्लिश होती है 1931 में। ओके, 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब जानते 5 ऑफ कौन कौन से लॉज है। बुक आर फॉर यूज़, एवरी रीडर हीज हर बुक, एवरी बुक इट रीडर, सेव। 4th है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। 5th है द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो एक एक करके हम सारे लॉज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ में क्या क्या बातें की गई हैं। तो फर्स्ट लॉ जो हमारा लॉ है, बुक आर फॉर यूज़। तो सबसे पहले इसमें बात की कि बुक उपयोग करने के लिए है। बुक्स ये नहीं है कि एक स्टोर में हमने एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश करी और हमने एक उसको बुक्स लाया हमने स्टोर करके रख दी। नहीं, रंगनाथन ने कहा है कि ना बुक स्टोर करने के लिए, बुक उपयोग करने के लिए रीडर जितना बुक का यूज़ करेगा वो उतना लाइब्रेरी उतनी प्रोग्रेस हो गई। तो इसमें बोला है कि जैसे अब एग्जाम्पल लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था, जब मैं अपनी बता रही हूँ, हमारे साथ तो यही हुआ है। क्या होता था कि हमें बुक्स को टच नहीं करा जाता था, वो अलमारियों में ऐसी रखी रहती थी। हमें कॉमिक्स दे दी, न्यूज़पेपर दे दिया, बस ये पढ़ लो। और वो बुक्स ऐसी धूल रहती थी उसमें, लेकिन वो बुक्स कभी टच नहीं करने देते। तो रंगनाथन ने कहा कि बुक्स को आप भंडार बना के रख ले तो वो लाइब्रेरी कभी भी यूज़ नहीं हो सकती, मतलब वो ग्रो नहीं कर सकती। और जब तक रीडर उस बुक को पढ़ेगा नहीं तब तक वो लाइब्रेरी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो रंगनाथन ने कहा बुक यूज़ करने के लिए, ना कि भंडार बना के रखने के लिए। ओके, अब इसमें इम्प्लीमेशंस क्या क्या है, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। ओपन एक्सेस, जब लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस होगा, मतलब खुला द्वार होगा, तो कोई भी जो रीडर है आराम से अपनी बुक लेगा, पढ़ लेगा। तो बुक यूज़ करने के लिए होगी ना, कि अब कोई बुक है तो मैं, चाहे मेरा इंटरेस्ट है, अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं उसको पढ़ूंगी, नहीं है पर मैं उसको देखूंगी तो सही हाँ कि इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स हैं। ओके, लोकेशन, अगर मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं तो अगर उसके नियर बाई, जितनी नियर बाई रहेगी वैसे लाइब्रेरी, तो आप उतना यूज़ कर पाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अब लाइब्रेरी का लोकेशन दूर होगा ना तो आपको भी प्रॉब्लम होगी कि हाँ इतनी दूर कौन जाएगा, तो इसलिए लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। लाइब्रेरी के घंटे, तो लाइब्रेरी का जो टाइम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि रीडर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स वहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सके। लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर वेल मैनेज होना चाहिए। बुक्स सिलेक्शन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, कि जो बुक सिलेक्शन वो इस तरीके से होना चाहिए कि रीडर के इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइब्रेरी में किस टाइप के जो रीडर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। तो बुक सिलेक्शन टेक्निक ये होनी चाहिए। पब्लिसिटी इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप जितना अपनी लाइब्रेरी को पब्लिक करेंगे, मतलब पब्लिसिटी करेंगे, तो लाइब्रेरी के जो रीडर है ना और रीडर्स बढ़ते रहेंगे, लाइब्रेरी टाइम टू टाइम ग्रो करती रहेगी और जितने बुक्स है ना उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। ओके, एंड करंट अवेयर सर्विसेज, मतलब सर्विसेज अच्छे से अच्छी देनी चाहिए। ओके, अब हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है, एवरी रीडर हीज हर बुक, मतलब हर रीडर के लिए कोई ना कोई बुक ज़रूर बनी है। जितने भी रीडर हैं उन सभी के लिए कोई ना कोई जो बुक है वो ज़रूर बनी है। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसका कोई रीडर ना हो। रंगनाथन कहते हैं हर रीडर के लिए कोई ना कोई बुक ज़रूर बनी है। ओके, तो सेकेंड लॉ कहता है
कि सभी के लिए बुक कोई ना कोई बनी है, तो इसमें ना कुछ दायित्व मतलब ऑब्लिगेशंस बताए गए हैं कि किस तरीके से रीडर अपनी बुक तक पहुंच सकता है। तो ऑब्लिगेशंस मतलब दायित्व है कि किसका क्या रोल है, किसका क्या क्या दायित्व है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। आप मान लीजिए जो मैं रीडर हूँ, तो मुझे किस तरीके से मेरा जो स्टेट है, अब मैं मान लीजिए हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, तो उसमें 3 टाइप्स बताई थी, एकेडमिक, पब्लिक एंड स्पेशल। तो एकेडमिक में तो जो बच्चा जिस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहा है वो वही यूज़ कर सकता है, स्पेशल में स्पेशल स्टूडेंट यूज़ करेंगे, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी ऐसी होती है जो ऑल ओवर सभी के लिए होती है। तो इसलिए स्टेट का ये दायित्व है किस तरीके से अब वो पब्लिक लाइब्रेरी को प्रमोट करे, फंड करे, ताकि जो नॉर्मल रीडर है, जो मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं, तो वो लाइब्रेरी का यूज़ कर सके। तो ये ऑब्लिगेशंस है स्टेट की, ये दायित्व है। ऐसे ही ऑब्लिगेशन लाइब्रेरी अथॉरिटी की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या दायित्व है उनका, ये है कि उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी लाइब्रेरी में कौन से स्टूडेंट्स, कौन से रीडर आ रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनका जो बुक सिलेक्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए जो ज़्यादा डिमांड में है, मतलब जो यूज़र चाहता है कि हाँ इस टाइप्स की बुक्स हो। ये नहीं कि कोई भी बुक 10 बुक ला के दे दी और वो ऐसी स्टोर में रखी, नहीं, तो वो लाइब्रेरी कभी बढ़ नहीं पाएगी और ना ही वो रीडर वहाँ पे आएंगे। इसीलिए लाइब्रेरी में इम्पॉर्टेंट है उस बुक जो स्टूडेंट के हिसाब से बुक सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, ऐसे लाइब्रेरी का स्टाफ, जो लाइब्रेरी स्टाफ है वो है रीडर, जो रीडर को ब्रिज क्रॉस कराएगा, मतलब रीडर को बुक तक ले जाएगा। तो लाइब्रेरी स्टाफ का रोल है कि किस तरीके से वो रीडर को गाइड करेंगे कि हाँ आपकी बुक्स किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, मतलब उसको बता सकते हैं। अगर कोई रीडर को प्रॉब्लम हो सकती है तो लाइब्रेरी स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से रीडर के भी कुछ ऑब्लिगेशन, जब सबके कोई ना कोई दायित्व है, इसी तरीके से रीडर का कोई अपना खुद का भी एक दायित्व है कि बुक्स को, सबसे पहली बात है बुक्स वो टाइम टू टाइमली इशू रिटर्न करा दे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो लाइब्रेरी के रूल एंड रेगुलेशन को माने। तो ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ। अब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर। हर बुक का कोई ना कोई रीडर ज़रूर होगा, ऐसी कोई बुक नहीं है जिसका कोई रीडर ना हो। तो थर्ड लॉ यही कहते हैं कि रंगनाथन कहते हैं कि हर बुक का कोई ना कोई रीडर ज़रूर होगा। तो इसमें क्या क्या इम्प्लीमेशन, इसमें क्या क्या बातें गई है। ओपन एक्सेस, अब कोई ना कोई रीडर जब इस बुक का है तो ओपन एक्सेस होना ज़रूरी ना। अब मुझे वो बुक नहीं सामने दिखेगी, मुझे नहीं आता फाइंड आउट करना, अगर बुक मुझे वो सामने दिख जाएगी, अगर वो वेल मैनेज होगी तो मैं अपनी बुक तक ज़रूर पहुँच जाऊँगी। अगर वो लाइब्रेरी वेल मैनेज नहीं होगा, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, अगर वो सही तरीके से मैनेज नहीं होगी तो मैं अपनी बुक तक नहीं पहुँच पाऊँगी, और फिर मेरा जो फीडबैक होगा उस लाइब्रेरी के लिए वो अच्छा नहीं होगा। मैं कहूँगी बुक तो कुछ मिलती नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगी उससे, मैं 10 लोगों को और बताऊँगी, तो इससे इम्पैक्ट गलत पहुँचता है। तो लाइब्रेरी को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओपन एक्सेस और अच्छे तरीके से मतलब होना चाहिए। ओपन एक्सेस लाइब्रेरी में ज़रूर होना चाहिए। इसी तरीके से सेल्फ अरेंजमेंट भी होना चाहिए, बुक को फाइंड आउट करने में रीडर को कोई प्रॉब्लम ना हो। सेल्फ अरेंजमेंट होने, बुक सिलेक्शन मैंने बता दिया है कि बुक सिलेक्शन रीडर के डिमांड के अकॉर्डिंग और हमारी लाइब्रेरी में किस टाइप के रीडर्स आ रहे हैं हमें पता होना चाहिए। ओके, इसी से ईजी एक्सेसिबिलिटी होगी। ओके, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। जब किसी भी लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग सही तरीके से होगी, वेल मैनेज होगी, तो वो जो रीडर है अपनी बुक तक ज़रूर पहुंच जाएगा। रेफरेंस लाइब्रेरियन का काम है, रेफरेंस सर्विस भी होनी चाहिए। पब्लिसिटी अपनी लाइब्रेरी को कराते रहना चाहिए, चाहे नेशनल हॉलीडे जैसे नेशनल फेस्टिवल होते हैं, तो लाइब्रेरी का फ़र्ज़ है कि किस तरीके से वो लाइब्रेरी का फ़र्ज़ है किस तरीके से वो अपनी लाइब्रेरी को प्रमोट कर सकती है। कोई म्यूज़िकल, कोई डांस फेस्टिवल, इस तरीके से वो कोई ना कोई प्रोग्राम करा सकती है और अपनी लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने में हेल्प हो जाएगी उसकी। इसे एक्सटेंशन सर्विसेज भी इसी तरीके से है कि किस तरीके से लाइब्रेरी को आगे बढ़ाया जा सके। फोर्थ लॉ क्या कहता है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। अब रंगनाथन ने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगनाथन कहते हैं कि
कि जो रीडर है ना उसके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत कम टाइम है। अब उस कम टाइम में वो किस तरीके से अपनी बुक तक, अपनी जो उसको चाहिए नीड, अपने सोर्स तक किस तरीके से पहुँचे। तो रंगनाथन कहते हैं इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है लाइब्रेरी स्टाफ। तो लाइब्रेरी स्टाफ का रोल है ये कि वो अपनी लाइब्रेरी को वेल मैनेज रखे, चीज़ें जो बुक्स हैं वो सही जगह पे हो, ताकि रीडर को जाते ही वो बुक मिल जाए। अगर वो वेल मैनेज नहीं होगी तो जो रीडर है उसका टाइम कंज्यूम होगा, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो सही नहीं होगा। ओपन एक्सेस हो, लोकेशन सही, सेल्फ अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन हो, स्टॉक रूम गाइडलाइंस हो कि किस तरीके इशू रिटर्न टाइमली होगा तो टाइमली होगा तो फिर बुक्स जो है वो टाइमली और भी रीडर्स को मिल सकती है। डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज लाइब्रेरी स्टाफ का मेन रोल है। फिफ्थ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो लॉ सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन फिफ्थ लॉ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ लॉ में रंगनाथन कहते हैं कि लाइब्रेरी कभी रुकने वाली संस्था नहीं है, कि लाइब्रेरी का जो विकास है ना, डेवलपमेंट, वो टाइम टू टाइम होता रहेगा। उन्होंने ना फिफ्थ लॉ की जो कंपैरिजन करा है, वो शिशु जब एक बच्चा जिस तरीके से बढ़ता रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है, वो बढ़ता विकास करता रहता है, उसी तरीके से लाइब्रेरी है वो कभी भी रुकने वाली नहीं है कि हाँ स्थिर हो जाएगी। तो इसमें ज़रूरी है हमें कुछ मतलब टाइम टू टाइम जो नई चीज़ें आ रही है उसको लेना, पुरानी चीज़ को हटा देना। तो नई चीज़ों को टाइम टू टाइम अडॉप्ट करते रहना है। जो नई चीज़ चल रही है वो पूरी वेल मैनेज है तो उसको अडॉप्ट करे, और जो पुरानी चीज़ को हटा दे। इसी तरीके से हम एक लाइब्रेरी को मतलब उसको ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब जब पुरानी बुक्स इन द सेंस जो यूज़ नहीं है, काफ़ी टाइम तक किसी ने उसको इशू नहीं कराया, और जो फटी पुरानी बुक्स है उसको वीडिंग आउट करना, मतलब उसको निकाल देना, और टाइम टू टाइम यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग वो न्यू बुक्स को लाना कि अब यूज़र की क्या डिमांड्स चल रही है। तो फिफ्थ लॉ की तुलना रंगनाथन ने एक शिशु, जो एक बच्चा होता है उससे की गई है। शिशु से बाल व्यवस्था मतलब अडल्ट है, उस तरीके से उन्होंने लाइब्रेरी की तुलना की गई है। ओके, ये हमारा है फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने काफ़ी ब्रीफ में लिख रखा है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने समझा दिया। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि हाँ कहाँ से मैं टाइम किस तरीके से निकालती हूँ मुझे ही पता है, बट आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं ना, मेरी वीडियो को शेयर करते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम में मैंने डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ बताइए। मैंने इंस्टा अकाउंट बना रखा है, उसकी ID दे रखी है। आप मतलब मुझे मैसेज तो कीजिए, एटलीस्ट आप मुझे बताइए इससे मैं मतलब आपको जो मैं बोलना चाह रही हूँ आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स दीजिए कि हाँ वीडियो कैसी है, आपको और क्या चाहिए इसमें। तो ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट नंबर 2 का 5th टॉपिक है वो जल्द लेके आ जाऊँगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, और मैं जितने लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और प्लीज़ वहाँ जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।